नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। एक बार फिर मरकज बनाम महाराष्ट्र, लग रहा है कि फिर अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मरकज बनाम महाराष्ट्र या महाराष्ट्र सरकार बनाम मरकज, ये जो एक रस्साकशी है जो पिछले कई बार कई महीनों में देखी गई, लगता है कि अब यह मामला बहुत दूर तक जाएगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं इस तरह की बातें? दरअसल एक रोज कबल ही महाराष्ट्र हुकूमत में काबीना वजीर नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की वजह बताई गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा कुछ मामला। अब यह मामला कितना अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है या कितना ये सियासत से जुड़ा है या कितना ये सियासी बदले से जुड़ा है, अब ये इसकी अलग अलग इसके बारे में बातें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि अलग सुबह यानी करीब 5 बजे उनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है और सीआरपीएफ के जवान काफी तादाद में वहां होते हैं। उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जाता है और काफी घंटों के पूछताछ के बाद उन्हें ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसकी टीम जो उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद से जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल अलग अलग लीडरों के या वजीरों के, चूंकि महाराष्ट्र में हुकूमत 3 पार्टियों की मिलकर चल रही है, उसमें शिवसेना है, उसमें एनसीपी है और उसमें कांग्रेस है। और आज से कल इस खबर के बाद से ही काफी खलबली सी मची कि भाई एक रियासती हुकूमत के काबीना वजीर को अचानक इस तरह से घर से कैसे उठाकर ले जाया जा सकता है, जो कहना था संजय रावत का। तो इसको लेकर काफी सख्त रद्देअमल आ रहा है। वहीं बीजेपी के जो महाराष्ट्र बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राम कदम, उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जो हाइड्रोजन बम कभी जो कहा करते थे, जो इस्तेलाह यूज करते थे नवाब मलिक, ऐसा लगता है कि यह हाइड्रोजन बम उन्हीं पर और उनकी सरकार पर ही गिर पड़ा है। तो ये कितना मामला जो है सियासी है, इस पर एक सवाल खड़े हो रहे हैं। चूंकि इससे पहले कई बार एनसीपी के ही एक नेता और महाराष्ट्र हुकूमत के ही एक वजीर, जो वहां वजीर दाखिला थे, वो इन दिनों पहले से ही निशाने पर थे और अब नवाब मलिक निशाने पर हैं। और बीजेपी के अगर कुछ नेताओं की बात माने महाराष्ट्र बीजेपी के, तो उनके मुताबिक अभी कई औरों पर गाज गिरने वाली है। तो क्या महाराष्ट्र हुकूमत पर वाकई एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? यह खतरा किस तरह का है? क्या हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? ये जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या अब इस मामले के बाद ये जो तीनों पार्टियां हैं वो मजीद एक दूसरे से करीब आ जाएंगी? क्या यहां से वो एक फाइट देंगी? महाराष्ट्र की सरकार किस तरह की पोजीशन में अभी है, क्या कर सकती है? और इससे पहले के कई मामलों में देखा गया है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसे किसी मामले का जिसमें कहीं से भी ऐसा इशारा होता था कि वो मरकज की तरफ से की गई कोई कार्रवाई है, तो उसका बदला लेने में भी महाराष्ट्र सरकार ने देरी नहीं की है। किसी न किसी तरह से उसको एक कुछ ऐसी कार्रवाई हुई है जिस पर टिप्पणियां या मुबस्सरीन ने यह राय दी है कि ये एक तरह से उसका हिसाब बराबर करने की कोशिश है। तो क्या इस बार भी हिसाब बराबर करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि कल जिस तरह से हंगामी मीटिंग हुई शरद पवार के घर पे, उसके बाद उस मीटिंग में लगभग तीनों जमातों के लोग इकट्ठा हुए। आज से जिस तरह से एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने जो मुजाहरा शुरू किया है और एहतजाज शुरू किया है इस एक्शन और इस गिरफ्तारी के खिलाफ, कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि क्या यहां से एक नई जो है सियासी खलबली या सियासी एक भूचाल आगे बढ़ता चला जा रहा है। चूंकि मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, ममता बनर्जी की भी शरद पवार से फोन पर बातचीत हुई है। समझा यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इस बातचीत में तय किया गया है कि इस्तीफा नहीं दिलाना है। जहां महाराष्ट्र बीजेपी लगातार इस्तीफे का दबाव बना रही है, वहीं ये स्टैंड है कि इस्तीफा नहीं दिलाना है। तो आखिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम अगले आधे घंटे बातचीत करेंगे।
तो एक तरफ जहां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, यानी महाराष्ट्र कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ जहां इन्होंने इसको लेकर मुजाहरा शुरू कर दिया है और वो एहतजाज कर रहे हैं इस गिरफ्तारी के खिलाफ, वहीं महाराष्ट्र बीजेपी जो है वो लगातार ये दबाव बना रही है और ऐसी बातें कह रही है कि इस्तीफा होना चाहिए। कितना ये मामला सियासी है और कितना वाकई ये मामला आपराधिक है, चूंकि ये बहुत पुराना कोई एक मामला है जिसके बारे में ये सारी बातें आई, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे सईद हामिद, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रेम कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ होंगे आसिफ भावला, जो बीजेपी के लीडर हैं, और ब्रिज मोहन श्रीवास्तव, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन और नेशनल सेक्रेटरी हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के। शुरुआत करते हैं सईद हामिद साहब से। सईद हामिद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जरा हमारे नाजरीन को बताएं कि जो इल्जामात हैं वो क्या हैं, कब के हैं, हालिया दिनों, महीनों, हफ्तों के हैं या बहुत पुराने हैं, और किस नौइयत के हैं, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह की यह गिरफ्तारी है। सईद हामिद साहब। देखिए, गिरफ्तारी जो आज हो रही है उसका जो सिलसिला मिलाया जा रहा है बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज की कोई प्रॉपर्टी जो 20 साल पहले खरीदी गई, इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन जो गिरफ्तारी की टाइमिंग्स हैं, जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये कि यूपी में इलेक्शन है, दूसरे मैं ये समझता हूँ कि केसीआर और शरद पवार की जो मुलाकात 5 दिन पहले हुई वो है, फिर तीसरे ये कि 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में कुछ 12 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन होने वाले, जो बहुत अहम है। इसके तनाजुर में ये गिरफ्तारी हुई है, वरना 5 साल इनकी गवर्नमेंट थी। और बॉम्ब ब्लास्ट का जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जिसकी बात की जा रही है, उसमें सारे ही आरोपी लोगों की जो मुलजिमीन थे और जो भागे हुए मुलजिमीन हैं, उनकी सारी जायदादें जब्त हो गई थी, और जो गवर्नमेंट के पास भी कुछ की नीलामी भी हुई थी। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट केस तो बहुत पुराना हो गया, इसके फैसले भी हो गए, तकरीबन 100 लोगों को उस पर सजा मिल भी चुकी और बहुत से लोग छूट भी गए। इसलिए अब इस मामले को, जो नवाब मलिक का मामला है, उसको बम ब्लास्ट से जोड़ करके ये सिर्फ है ना पॉलिटिक्स की जा रही है। नवाब मलिक तो जानते थे कि जिस दिन उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ मुहिम शुरू की, वो जानते थे कि उनके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये एक पैटर्न चला हुआ है कि जिन जिन रियासतों में एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पर ईडी, आईटी और डीआरआई, एनआईए, इस तरह की सेंट्रल एजेंसियों को इनका मिसयूज पॉलिटिकल पर्पस के लिए किया जा रहा है। तो पिछले जो 2019 में असेंबली के इलेक्शन हुए, उससे पहले एनसीपी के हसन मुशर्रफ के खिलाफ भी इंक्वायरी हुई, कुछ नहीं निकला। और शरद पवार साहब को भी एक नोटिस दी गई थी इलेक्शन से एन पहले, और उन्होंने जब इस मामले को रोड पे लाना शुरू किया, तो वो शायद वो उनकी ईडी जो नोटिस दी गई थी शरद पवार को, वो वापस ले ली गई। लेकिन पॉलिटिकल उसका फॉलोआउट ये हुआ कि अगले जो चुनाव के बाद जो है महाराष्ट्र में शिवसेना की चीफ मिनिस्टरशिप में एक नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बन गई। वो शायद शरद पवार साहब के खिलाफ ये गुस्सा है बीजेपी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तो मैं समझता हूँ नवाब मलिक जो अरेस्ट हुए हैं, वो एक सिर्फ शरद पवार साहब के लिए ये वार्निंग है कि जो भी जिस तरह से ये हो रहा है कि पॉलिटिकली बीजेपी जो है, जो किसी भी तरह पहले शुरुआत में एमएलए खरीदे जाते थे, फिर अपनी मेजोरिटी बनाई जाती थी, उसके बाद जो अपोजिशन पार्टियों में जो एमएलए थे, जो दागी थे, उनको डराया जाता है। तो आपने देखा बहुत से एनसीपी कांग्रेस के एमएलए जो है बीजेपी में चले गए। अब जो है, जो नहीं डरते हैं, उनके खिलाफ ईडी और आईटी वगैरह, एनआरआई, डीआरआई वगैरह ये सब लगाया जा रहा है। चलिए, तो मैं इस पे और मेहमानों से बात करता हूँ। सईद हामिद साहब, फिर आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहें।
हमारे साथ एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और एनसीपी के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है बृजमोहन श्रीवास्तव। बृजमोहन श्रीवास्तव साहब, एनसीपी सीधे तौर पर क्या टारगेट में है? पहले एक मंत्री, अब दूसरे मंत्री, और बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र बीजेपी के राम कदम, वो कह रहे हैं कि अभी तो ये झांकी है, अभी बहुतों का काम होना बाकी है। देखिए, राम कदम साहब का जो कहना है वो बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि जो जो एक ड्रग एक्सटॉर्शन गैंग थी जिसका पर्दाफाश नवाब मलिक साहब ने किया था, उसकी भरपाई भी भारतीय जनता पार्टी को करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना है, क्योंकि वो जो ड्रग वसूली गैंग थी उसमें आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जुड़े हुए थे, जिनको कि समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी फीड करते थे। तो अब जब उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हुई है, समीर वानखेड़े जी के खिलाफ, उनको यहाँ से हटाया भी गया, उनके खिलाफ जांच चल रही है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो उनसे लाभान्वित होते रहे हैं एक्सटॉर्शन गैंग के रूप में, उनकी ड्यूटी है कि वो इस प्रकार की हरकतें करें जिससे कि नवाब मलिक साहब ने जो आवाज उठाई थी उस आवाज को दबाया जा सके, और ये वो लोग ये कह सकें कि जितना उसने इनके लिए किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, उसकी भरपाई वो इस प्रकार से कर रहे हैं। जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को थ्रेट की है, तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या हमारी अगाड़ी सरकार का कोई भी घटक दल इस बात से बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लगातार इस प्रकार के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं, और उन सारी चीजों का जो इलाज है वो भी किया जा रहा है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य में बहुत बेहतर तरीके से सरकार का संचालन भी कर रही है, और मैं आपको ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ महाराष्ट्र की जनता को कि अगला चुनाव भी महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतेगा, और ये सरकार निर्विवाद रूप से अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी। जनता की जो आकांक्षाएं, जनता की जो सोच है उसके अनुरूप परिणाम भी देगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। एक सवाल आपसे और करूंगा, पिछली बार जब दबाव पड़ा था आपके एक वजीर पर, तो आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया था या देना पड़ा था। क्या इस बार भी दबाव बहुत ज्यादा है? क्या इस बार भी बात वहां तक जाएगी, इस्तीफे तक? देखिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आज किसी भी नवाब मलिक साहब के इस्तीफे की जरूरत इसलिए नहीं है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी तरफ देखना चाहिए। आदरणीय नारायण राणे जो कि केंद्र के मंत्री हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। आप देखिए कि जिन 4 लोगों की हत्या हुई थी वहां उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में, वहां पर जो टेनी महाराज है, आज तक वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये परंपरा खुद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी आरोप लगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2013 की बात है कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्र के 2016 की बात है, केंद्र के एक मंत्री के खिलाफ जब एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो उस दिन इत्तेफाक से आदरणीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय रविशंकर प्रसाद पीआईबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। उनसे पूछा गया कि आपके उन मंत्रियों के खिलाफ इस प्रकार के आरोप आए हैं जो सिद्ध हो गए हैं, क्या वो लोग इस्तीफा देंगे? तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के इस्तीफा देने की कोई परंपरा नहीं है। तो जब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने इसकी शुरुआत की है, तो मैं सोचता हूं कि आज उनको ना तो इस मुद्दे पे बात करना चाहिए और ना ही हम लोगों को इस मामले में आगे कदम बढ़ाकर कोई इस बात को सिद्ध करना चाहिए कि हमने कोई बहुत बड़ा कोई काम कर लिया। बल्कि मेरा दूसरा कहना है कि हम लोग इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ जिस भी स्तर पे, कानूनी स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पे भी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को लड़ेंगे। और मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, नवाब मलिक साहब 26 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में है। उनका किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति से दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ईडी खुद उन लोगों को अपना गवाह बना रही है जो पूर्व में जेल के अंदर बंद हैं, जेल में जिनके ऊपर जो सजा याफ्ता है, उनके बयान के ऊपर आप एक देश के एक जनप्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत ही स्पष्ट है। आपको मैं और याद दिला दूं कि अभी ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर सिंह जी, आज सुबह वो इस्तीफा देते हैं और शाम को उनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल जाता है। तो जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ईडी का संचालन कर रहा हो, उसने निश्चित रूप से अपने सारे अधीनस्थों को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही चुना होगा।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुना होगा। वो सारे कार्यकर्ता मिलकर आदरणीय देवेंद्र चलिए, बहुत मैं आपसे फिर बात करता हूं। हमारे साथ आसिफ भामला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तर्जुमान है। आसिफ साहब, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, आप दबाव बना रहे हैं, बीजेपी दबाव बना रही है कि वो इस्तीफा दें, लेकिन अब जो सरकार का वह स्टैंड है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। राम कदम कहते हैं कि ये तो झांकी है, अभी औरों पर, बहुतों पर कार्रवाई होना बाकी है। ये कहां तक ये लड़ाई जाएगी? देखिए, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये जो अरेस्ट हुआ है ये रैशनल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का विषय कई समय तक चलता आ रहा है। हम ये जानते हैं, इसमें ईडी की नोटिस पहले भी आ चुकी है और ईडी ने यकीनन कल गिरफ्तार किया और हम ये भली बात ही जानते हैं कि सलीम पाटिल करके जो है, जो बेनामी प्रॉपर्टी के चक्कर में जो है, और ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। मुझे बताइए, 35 लाख रुपए में प्राइम लैंड जो है ली गई और अगर उसका आप अगर डिटेल देखें तो 25 रुपए स्क्वायर फीट पर अगर वो खरीदने की बात की गई और उसके चलते यदि कल उन्हें बुलाया गया ईडी में, ये डीलिंग कब हुई थी? ये खरीद फरोख्त कब का मामला है? ये तो मामला 10 साल से आगे का है, लेकिन कल जब बुलाया, तो जब आप 5 साल वहां सरकार में थे तब आपने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? नहीं, विषय ये आज निकला है। ये विषय जो है जनता के समक्ष में आज ये जो निकला है, सरकार के समक्ष ये सबक पहले क्यों नहीं आया? सरकार के सामने ये मामला पहले क्यों नहीं आया? सरकार इतना सुस्त रफ्तारी क्यों करती है? 5 साल का वक्त निकल गया, आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका जवाब क्या देंगे आप? नहीं, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कल यदि ईडी में बुलाया गया और अगर जो नैतिक जानकारी और सब चीज अगर योग्य थी, तो मुझे लग रहा है कल ही उन्हें कल हिरासत में लेने की कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन यकीनन जांच एजेंसियों ने उसको एक वाटर टाइप केस, ऐसे सारी जो एविडेंसेस है उसके मुताबिक जो है ये उन्होंने जो पुरावे इकट्ठा किए और उसके चलते ये अरेस्ट हुआ है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा और सब्र कीजिएगा। ब्रिजमोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इनको पूरी जानकारी नहीं है इस पूरे मामले में। देखिए कि एक तो जो ईडी ने जो कार्रवाई की है वो पूरी तौर से जमहूरियत के खिलाफ की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ की है। एक व्यक्ति को आप पकड़ने के बाद जब उनको अपने कार्यालय में ले जाते हैं, वहां पर आप उनको सम्मन देते हैं, जबकि नियम यह था कि सम्मन पहले देना चाहिए था। सम्मन देने के बाद एक व्यक्ति को आप बुलाते। आज ये कह रहे हैं कि जांच करने के लिए हमको 14 दिन की रिमांड चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत है, सारी जानकारी है, तो फिर रिमांड की जरूरत क्या थी? आप कार्रवाई करते आगे की। पर चूंकि ईडी और ईडी के सारे अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, इन्होंने सारी जानकारी एकत्रित की है उन लोगों से जो जेल में बंद है, और उन लोगों को पता नहीं किस प्रकार का लालच दिया है, किस प्रकार से उनको संरक्षण दिया है, उनसे स्टेटमेंट लेकर और जानकारी दे रहे हैं। मैं अभी ईडी के बैंक स्टेटमेंट को पढ़ रहा था जो उन्होंने वहां पे लगाया। वो कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसी जानकारी है। ये क्या हो रहा है? पूरी तौर से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर पीएमएलए एक्ट जो है वो 2005 में आता है और ये सारी जो डील है उसके पहले हुई है। क्रिमिनल जस्टिस का ये नियम है कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, पुरानी तारीख से उस कानून की धाराओं में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जो बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन तो क्या इसलिए आप लोग सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? निश्चित रूप से, जब कानून का माहौल उड़ाया जाएगा, जब कानून का दुरुपयोग किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर जब ईडी के लोग काम करेंगे तो उसके खिलाफ तो आवाज उठाई जाएगी। ठीक है, आसिफ भामला साहब, आप अपना जवाब रेडी रखिएगा। मैं फिलहाल जा रहा हूं प्रेम कुमार जी के पास, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। प्रेम कुमार जी, क्या ये पुरानी कसक, पुरानी रंजिश, पुरानी दुश्मनी का एक नया चैप्टर है? कितने चैप्टर और जुड़ेंगे आगे? विशाल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ईडी जो भी मामले अपने हाथ में लेती है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने की जो एक्सपेक्टेशन हम सबकी जनता की होती है वो ईडी नहीं कर पाती है। और ईडी के एक्शन के बहाने एक पैरेलली
मोल भाव राजनीतिक रूप से होता है। अब तो मामला इस बात की जांच होनी चाहिए कि ईडी ने पिछले कुछ सालों में जितने मामले लिए वो मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचे और उसमें राजनीतिक दलों ने कौन सी डील की, ये मामला होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए हर बार ईडी जो है एक्शन लेता है और उसकी टाइमिंग चुनाव और तमाम चीजों से जुड़ी होती है और बाद में वो घटनाएं भुला दी जाती हैं। अब इस मामले में ये तो एक बेसिक बात मैंने कही, और इस मामले में देखा जाए तो ये मामला किस से जुड़ा है? एक ऐसी महिला जिनका 8 साल पहले डेथ हो गया, उनसे जमीन खरीदी गई थी और जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग गवाह हैं, वो सब किसी न किसी तरह से अभियुक्त हैं और ये बहुत पुराना मामला है। और कोई कंप्लेनेंट है क्या? कोई शिकायत करता है क्या? खुद एजेंसी शिकायतकर्ता बन करके रहस्योद्घाटन निकाल करके सामने है। उसके बाद फिर भी हम कहते हैं अगर एजेंसी को कुछ जानकारी पता चलती है तो वो बात जरूर प्रोसिक्यूट करे, लेकिन एक मंत्री को आप सुबह तड़के घर से उठा लेते हैं, उनको कोई सूचना नहीं देते हैं, वहां पूछताछ के दौरान उनको सम्मन दिया जाता है। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि ये बदले की भावना है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ईडी के अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह, जो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां भी समझिए कि उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह आईजी हैं, उनको चुनाव आयोग हटाता नहीं है। उन्हीं के इलाके में मान लीजिए हैं, तो एक तो सिंपल है, चुनाव आयोग भी कोऑपरेट कर रहा है। ये कौन सा सिस्टम है जो हमारे देश में जो स्वतंत्र संस्थानें हैं उस पर सरकार का इस तरह का ये है अंकुश है कि जब चाहे राजनीतिक इस्तेमाल कर लीजिए। अब तक ईडी ने जितनी कार्रवाइयां की हैं वो उन कार्रवाइयों का मूल्यांकन होना चाहिए, पैरेलल उनकी जांच होनी चाहिए। और इस बात को भी कि जब कोई नेता ईडी या सीबीआई या इस मामलों में फंसता है, उसकी जांच की जद में आता है, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो मामला फिर खत्म हो जाता है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्यों खत्म हो जाते हैं ऐसे मामले। मैं इस मामले में एक बात कहना चाह रहा था, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। पिछले 8 साल में ईडी ने कुल 1800 जगह के केस प्रकरण दर्ज किए, 2600 जगह पे छापे डाले और कुल 9 मामलों में वो अभी तक अपराध को सिद्ध कर पाए। सिर्फ 9 मामले। आप सोचिए 1800 में से सिर्फ 9 मामले। ये चूंकि राजनीतिक इशारे पे सारी कार्रवाई करते हैं और राजनीतिक इशारे पे ये लोगों को उन विपक्षियों की आवाज दबाने का काम करते हैं जो सरकार के वर्तमान कराचरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप बताइए, गुजरात में 14 साल के अंदर 6000 करोड़ का 60 लाख टन कोयला बेच दिया गया, जो कि वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए आया था 14 साल में। आज ईडी को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि वहां पर जाके कार्रवाई करें। वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उस पर कोई जवाब तो ये आ रही कि बेचा गया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश भी तो भाई जी। आसिफ भावला साहब, आपको कुछ कहना है इस पर? क्या ईडी जो है सीधे तौर पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम कर रही है? जो इल्जाम लग रहे हैं, क्या ईडी का इस्तेमाल सियासी दुश्मनी का हिसाब बराबर करने के लिए किया जा रहा है? ये मैं आपको बता रहा हूं कि राजेश्वर सिंह जी जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर थे। अगर कोई और कह रहा है तो मैं नहीं, एक मिनट। हाँ, आसिफ बामला, बीजेपी, बोलिए। मेरा कहना स्पष्ट है कि जो इसके पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे प्रेम कुमार जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई सीबीआई और एनआईए एंड ऑल दीज गवर्नमेंट एजेंसीज आर अ केज पैरेट। तब तो किसी ने नहीं किया। तो ये भूमिका विपक्षियों की हमेशा रही है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसको उस पर निशाना, ताकि इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि भाई जो भी गलत हो रहा है या जहां भी जिस किसी विषय पर जो है जो गलत हो रहा है उसको फिर हमें छोड़ दें इस बात के डर से। 1800 मामले में 9 मामले, ये क्या है? किस तरह का सक्सेसफुल रेशियो है ये? आपने मुझे एक प्रश्न पूछा, वो ये था कि भाई ये इतना पुराना मामला है, 10-15 साल पुराना है। यही बात अब देखिए, आप नीतीश राणे का विषय लीजिए। आज उसको ये इतना पुराना विषय है उनका, आज उनके घरों में जो है महानगर पालिका के जो है कार्रवाई की गई है। जो घर बना हुआ आज से 7-8 साल पहले तो कार्रवाई के लिए कोई समय नहीं किया निर्धारित होता है।
अगर गलत है और वो सामने आया है और निर्देश में आ गया, जो पकड़े गए वो चोर होता है, आपको पता है। ठीक है, जब एक सवाल इस पे सईद हामिद साहब, मेरा एक रिएक्शन आपसे ये है, आप इतने लंबे अरसे से मुंबई में और महाराष्ट्र की सियासत और खबरों से जुड़े हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मौजूदा जो शक्ल है महाराष्ट्र में हुकूमत की, मिजाज कैसा है, क्या होना है आगे? जी 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 देखिए, ये जो पवार साहब है, उनकी जो लीडरशिप है, आज महाराष्ट्र ये सोचता है कि अगर 2024 में अगर यूपी जाता है तो 2024 में बीजेपी के भी अल्टरनेट आएगा, और उस सूरत में शरद पवार साहब को भी महाराष्ट्र के लोग एक पीएम की तौर पर सोच सकते हैं कि ये भी पीएम बन सकते हैं नेक्स्ट। और जिस तरह से मूव चल रहे हैं यहाँ पर, मगरिबी बंगाल से ये आ रही है, ममता बनर्जी आ रही है, अभी केसीआर आ गए यहाँ पर, और शरद पवार साहब के दूसरे भी लोगों से अच्छे संबंध है, यूपी में जो भी पार्टी आएगी उनके अच्छे संबंध है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पे पवार साहब की गवर्नमेंट से वो पड़ गई है, यानी खौफ खा गई है। और नवाब मलिक और संजय राउत, आपको याद होगा, ये दो लोग थे जो इस विकास अघाड़ी के आर्किटेक्ट समझे जाते हैं, जी जी जी, जिन्होंने 2019 में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने से रोक दिया जी, और एक बड़ा झटका लगा। मतलब आपका लब्बु लुबाब ये है कि इस मामले पर अब कुछ झुकने का इरादा नहीं है, बल्कि लड़ने और जीतने का इरादा है, जो नवाब मलिक कह गए कि लड़ेंगे और जीतेंगे, झुकने का सवाल नहीं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस मौके पर अपना वक्त देने के लिए, इस मौजूद पर अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।